हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में हमने समुच्चय के प्रकार पढ़ाए थे। समुच्चय के प्रकार, उनकी परिभाषाएं और कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। आज उन्हीं समुच्चय के प्रकार पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय पर आधारित प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से परिमित व अपरिमित समुच्चय लिखिए। हमें यह बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो यहां पर पहले परिमित और परिमित समुच्चय को हम समझ लेते हैं। परिमित समुच्चय तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उनकी संख्या निर्धारित होती है, गिन सकते हैं, वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय हम इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं। समुच्चय का संकेतन अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से कर दिया, कैपिटल ए से लिख लिया। महीने कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा जनवरी, वर्ष के महीने जनवरी है, फिर है फरवरी, इस तरह से मार्च, अप्रैल डॉट डॉट कर देंगे और अंत में जो आएगा क्या आएगा? नवंबर, और क्या आ जाएगा? दिसंबर। बीच के हमने नहीं लिखे हैं, ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब हो गए। यहां पर एन ए हमने बताया था कि कोई भी समुच्चय हो उसके आगे यदि हम n लगा देते हैं तो इसका अर्थ है समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहां पर इसको हम गिन सकते हैं, इस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है। जनवरी, फरवरी, जानते कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनके नाम हमको पता है। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 12। इसलिए ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है? ये एक परिमित समुच्चय है। नंबर बी की बात करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 100। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये है 99 और ये है हमारा 100। अब देखिए यहां पर 1 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं और कहां तक? 100 तक लिखी हुई हैं। 1 से लेकर 100 तक हमें प्रारंभ कहां से किया? 1 से, और अंत कहां पर हो रहा है? 100 पर। इसलिए इसमें भी अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है। इसलिए ये भी समुच्चय कैसा होगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद सी देखते हैं। सी, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, डॉट डॉट। अब ये नहीं पता इसमें कितनी प्राकृतिक संख्या, ये हमको नहीं ज्ञात है, सिर्फ ये पता है कि विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 1 3 5 ये तो हैं, लेकिन इनका समापन कहाँ पे हुआ ये पता नहीं। इसलिए जो ये समुच्चय होगा हमारा अपरिमित होगा। जब प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा में से कोई एक सीमा हमको ज्ञात नहीं होती, या कह लीजिए कि अंतिम सीमा हमको ज्ञात नहीं होती, कहाँ तक है ये नहीं पता होता, तो समुच्चय कैसा होता है? अपरिमित होता है। इसका अंतिम पद हम नहीं ज्ञात कर सकते, केवल हम ये लिख सकते हैं 1 3 5 आगे 7 9 इस तरह से आएंगे। अंतिम पद कहां पर इसका समापन हो रहा है ये इसमें नहीं बताया गया, तो इसलिए ये कैसा होगा? अपरिमित। इस समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। डी में देखिए, जो डी है तो वो x इस प्रकार है कि x² = 4। फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए बनता है इसको पढ़ते हैं हम फॉर ऑल। तो यहां पर जो ये समीकरण लिखी हुई है x² = 4, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। x क्या है? प्राकृतिक संख्या। x प्राकृतिक संख्या है और सभी x के लिए x² = 4 होगा। तो x² = 4 को हम हल करेंगे तो -2 आएगा और 2 हमारा आ जाएगा। तो इस समुच्चय में केवल 2 ही अवयव आएंगे, ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें भी अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, ज्ञात है। तो ये परिमित और अपरिमित समुच्चय पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। तो परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, उनकी संख्या निर्धारित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, अनिर्धारित होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय भी बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पर अंतिम पद नहीं पता था हमको। देखिए भैया सभी लोग, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे?
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकल व रिक्त समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से एकल और रिक्त समुच्चय हमें बताने हैं। एकल समुच्चय, पहले परिभाषा क्लियर करते हैं। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित होता है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, या जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक होती है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, कोई भी अवयव उसके अंतर्गत नहीं होता, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कौन सा है ये बताने के लिए सबसे पहले जो भी नियम रूप में दिया गया है तो उसको सार्वजनिक रूप में बदल लेंगे, हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे पहले लिखा हुआ ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक समुच्चय जब पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि मंझले ब्रैकेट, मंझले कोष्ठक के अंदर जो लिखा होगा वो समुच्चय के अवयव कहे जाएंगे। इसके अंदर केवल एक ही अवयव लिखा गया है, इसलिए समुच्चय कैसा है? एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? एक। यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या 2 हो तो वो एकल समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, यहां पर देखिए बी पार्ट लिखा क्या गया है? x इस प्रकार है कि x छोटा है 9 से और x बड़ा 7 से, तो x की वैल्यू 9 से छोटी है और 7 से बड़ी, और x धन प्राकृतिक संख्या, x धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर 9 से छोटी संख्या हो और 7 से बड़ी संख्या हो तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती, कौन सी? 8, और वो धनात्मक भी है, धन प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें भी एक ही अवयव उपस्थित है, इसलिए ये भी हमारा कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। ये कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। और ये सी पार्ट इसका देखते हैं, ये दोनों एकल, क्योंकि इन दोनों में अवयव की संख्या केवल एक थी। अब यहाँ पर x इस प्रकार है कि x स्क्वायर बराबर 25, x एक सम संख्या है। इसको हम हल करेंगे तो x का मान आएगा +-5, तो +5 -5 आएगा, और x एक सम संख्या, तो क्या +5 और -5 में कोई सम संख्या है? नहीं है। +5 और -5 में इसको जब हम हल करेंगे, x स्क्वायर बराबर 25, देख लीजिए x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा √25, मतलब +-5। तो यहाँ पर ना तो +5 जो लिखा हुआ है वो भी सम संख्या नहीं है और -5 वो भी सम संख्या नहीं, तो इसलिए इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो सम संख्या है और इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो कोई भी x का मान ऐसा नहीं होगा जो सम संख्या हो और इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो समुच्चय हमारा कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब ऐसे ही अगला डी पार्ट देखते हैं। x इस प्रकार है कि x स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ भी इसमें कोई अवयव नहीं आ पाएगा, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर √16 बराबर क्या आ जाएगा? +-4, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो +4 है वो विषम संख्या नहीं, -4 भी विषम संख्या नहीं, इसलिए इसमें भी कोई अवयव नहीं होगा। तो ये भी कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय है ये? रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता, अर्थात अवयवों की संख्या 0 होती है। और एकल समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव की संख्या 1 होती। कोई भी समुच्चय दिया गया हो, सबसे पहले उसको सार्वजनिक विधि में या कह लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसके बाद यदि अवयव 1 है, मंझले कोष्ठक के अंदर एक वस्तु लिखी हुई, एक लिखा हुआ है अवयव, तो वो एकल समुच्चय होगा। यदि कोई अवयव नहीं है, इस तरह से केवल मंझला कोष्ठक लगा हुआ, कोई अवयव उसके अंतर्गत नहीं आ रहा, तो वो रिक्त समुच्चय होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन कौन से समान समुच्चय हैं? ये 3 लिखे हुए हैं। अब इसमें ये बताना है कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय दिया गया है, a बराबर 3,2 इसके अवयव हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है b बराबर 3,2,2,3। तो यहाँ पर समुच्चय जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि समुच्चय में क्रम महत्व नहीं रखता, परंतु समुच्चय में कोई भी अवयव या कोई भी संख्या केवल एक ही बार लिखी जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम सही ढंग से यदि हम लिखेंगे तो 3 2 बार लिखा, इसको 1 बार लिख दिया जाएगा, और 2 भी 2 बार लिखा, उसको भी 1 बार लिख दिया जाएगा। अब हम इन दोनों समुच्चयों की तुलना करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले की। तो जो अवयव इसमें उपस्थित है वही अवयव इसमें, समुच्चय ए में अवयव कौन कौन? 3,2, और इसमें भी अवयव है 3,2। तो इसलिए
ये कैसा हो जाएगा हमारा समान समुच्चय। कैसा हो जाएगा ये समान समुच्चय हो जाएगा। इसको हम सम समुच्चय भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उसी तरह से। देखिए 2, 6, 7 पहले समुच्चय के अवयव कौन कौन से 2 हैं, 6 हैं और 7 हैं। और इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं 7, 2, 6। तो 7 इसमें दूसरे वाले में तो पहले में भी उपस्थित है, 2 दोनों में है और 6 भी दोनों में। तो इसलिए ये भी समुच्चय हमारा कैसा हो जाएगा समान समुच्चय हो जाएगा। चूंकि 2 समुच्चय जो दिए गए हैं उन दोनों में अवयव एक ही लिखे हुए हैं कि जो पहले समुच्चय में उपस्थित है वो दूसरे में है। अब यहाँ पर जो ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें 3 समुच्चय दिए गए हैं और तीनों को हमने समुच्चय निर्माण विधि में नियम रूप में लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि x फॉलो शब्द का एक अक्षर है, x इस प्रकार है कि x फ्लो शब्द का एक अक्षर है, x इस प्रकार है कि x ओल्फ शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर सभी को हम सारणीयन विधि में लिखेंगे, सभी को रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो रोस्टर विधि में सभी अवयव लिखे जाते हैं और प्रत्येक अवयव कामा द्वारा अपने दूसरे अवयव से पृथक होता है। यहाँ पर फॉलो शब्द का एक अक्षर है तो फॉलो में जितने भी अक्षर हैं वो सब इसके अवयव होंगे। तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा O, ये होगा L और ये हो जाएगा W। तो यहाँ पर देखिए F है O L W लिख लिए। O 2 बार है, L 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा। जो समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए फ्लो शब्द का एक अक्षर है, फ्लो शब्द का एक अक्षर है, X जो है वो फ्लो शब्द का एक अक्षर है। तो फ्लो शब्द के अक्षर लिख लीजिए कि F L O W। फ्लो में कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आया है, लिख लिया हमने। अब ओल्फ शब्द का एक अक्षर है तो ओल्फ, तो यहाँ पर देखिए WOLF, इसमें भी कोई 2 बार नहीं, इसमें भी लिख लेते हैं WOL और F, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखिए तीनों की तुलना करेंगे। F तीनों में उपस्थित है, O तीनों में उपस्थित है और L भी तीनों में, W भी तीनों में। जो अवयव किसी एक समुच्चय में उपस्थित है वो शेष दोनों में उपस्थित, इसलिए ये तीनों जो होंगे ये हमारे कैसे समुच्चय हो जाएंगे समान समुच्चय हो जाएंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल नोट कर देते हैं हम असमान समुच्चय का, उसमें लिख दिया जाए XYZ, ये लिख दिया गया। दूसरा समुच्चय लिख दिया गया YZ, केवल YZ। तो क्या ये दोनों समुच्चय समान? देखिए y दूसरे समुच्चय में है, z दूसरे समुच्चय yz है, लेकिन x जो है वो दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं। और समान समुच्चय तभी होंगे कि दोनों में अवयव भी समान हो और अवयव की संख्या भी समान। इसलिए ये समुच्चय जो होगा हमारा वो असमान समुच्चय कहा जाएगा। कैसा समुच्चय कहा जाएगा? असमान समुच्चय कहा जाएगा। इस तरह के समुच्चय असमान समुच्चय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है या नहीं, a बराबर b है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर b का मतलब है यहाँ पर जो ये a है ये पहला समुच्चय है एक, और b कोई दूसरा समुच्चय है। तो इन दोनों समुच्चयों की तुलना करके हमें ये बताना है कि वो समान समुच्चय हैं या नहीं। जो ये बराबर का चिन्ह लगा उस समुच्चय में पढ़ा जाएगा कि a जो समुच्चय है वो समान समुच्चय है b की तुलना में। a और b समान समुच्चय हैं, तो इसको लिखते हैं a बराबर b से। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि समान समुच्चय क्या होते हैं, तुलना करते हैं, अवयव भी समान और उनकी संख्या भी समान। देखिए यहाँ पर a बराबर ABCD दिया गया, इसमें भी दिया गया DCB। एक क्रम जो है वो उलट दिया, तो समुच्चय में क्रम का कोई वो नहीं होता, तो यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो जो अवयव A में है वही अवयव B में है। भाई स्मॉल a में B में है तो स्मॉल a में भी जितने अवयव A में है उतने अवयव B में, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। इसी तरह से a बराबर दिया गया 4 8 12 16, b बराबर 8 4 12 16। तो यहाँ भी a बराबर किसके हो जाएगा? b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a और b में अवयव भी समान और उनकी संख्या भी समान। अब इसमें हम देखते हैं, ये दिया गया है हमको कि अब समुच्चय a के अवयव 2 4 6 8 10 हैं, समुच्चय b के अवयव दिए जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समधन। देखिए x इस प्रकार है कि x समधन पूर्णांक है, तो इसके अवयव हम लिख लेंगे और x का मान 10 से छोटा है, अर्थात 10 के बराबर हो या छोटा हो। तो 10 से छोटे पहले समधन पूर्णांक लिखेंगे, 2 हो जाएगा।
4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, और x का मान 10 के बराबर भी है तो 10 भी हो जाएगा। अब देखिए a और b दोनों समुच्चयों में अवयव भी समान और उनकी संख्या भी समान, इसलिए इसमें भी a और b दोनों समान समुच्चय होंगे। यदि यहाँ पर इक्वल टू न लगा होता तो केवल 8 तक आता और तब ये a और b समान नहीं होते। इस तरह से हम समान समुच्चय और असमान समुच्चय क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय हमें लिखना है। उप समुच्चय की परिभाषा में हमने बताया था कि यदि a उप समुच्चय है b का तो समुच्चय a के सभी अवयव b में उपस्थित होंगे। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इस समुच्चय के, ये लिख दिया जाएगा कि उप समुच्चय निम्नलिखित हैं। उप समुच्चय निम्नलिखित। तो a, b, जैसे यहाँ पर इस समुच्चय में 2 अवयव लिखे हुए हैं, 2 अवयव, तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय फाई को लिख लेते हैं। फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय माना जाता है। फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इसलिए हम इसको सार्वत्रिक उप समुच्चय भी कह देते हैं। यहाँ पर a, b के एक भी अवयव नहीं लिए गए तो केवल एक समुच्चय बना फाई। अब एक एक अवयव लिए जाएंगे, तो ये हमने एक अवयव a ले लिया, एक समुच्चय के अंतर्गत दूसरे समुच्चय को लिखा तो दूसरा अवयव b ले लिया। एक एक अवयव, यहाँ पर इसमें हमने एक भी अवयव नहीं लिया, यहाँ पर हमने एक एक अवयव ले लिया। अब अगला जो लिखेंगे उसमें हम दोनों अवयव ले लेंगे a, b, तो यहाँ पर 2 ही अवयव थे, दोनों अवयव ले लिए, ये हो गया हमारा। तो ये दोनों, इन दोनों में हमने केवल एक अवयव लिया, इसमें अवयव की संख्या 0 लेकर हमने बनाया इसको, और इसमें जितने अवयव समुच्चय में थे सभी अवयव हमने ले लिए। तो इस तरह से ये चारों जो हैं वो उप समुच्चय के अंतर्गत आ गए हैं, पहला पार्ट। दूसरा जैसे देखिए इसमें लिख लीजिएगा कि इसके उप समुच्चय निम्नलिखित हैं। यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो सबसे पहले हम इसके उप समुच्चय में फाई को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? फाई। यहाँ पर अवयव की संख्या 0 लेकर हमने किया, तो जब 0 संख्या होगी तो फाई बनेगा रिक्त समुच्चय। अब इसके बाद तीनों में से एक एक अवयव लिया जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। ये इन तीनों को बनाया हमने इस समुच्चय का एक एक अवयव लेकर। अब इसके बाद 2 अवयव को ले लेंगे तो आएगा 1, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा, ये हो गया। और इसके बाद 2 अवयव लेने के बाद तीनों अवयवों को ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक भी अवयव नहीं लिया, तो फाई सबका उपसमुच्चय माना जाता है, इसलिए इसे लिखेंगे। फिर दिए गए समुच्चय के एक एक अवयव को लेकर हम समुच्चय जितने बनते बना लेंगे, फिर 2 अवयव को लेकर जितने समुच्चय बन रहे हैं उनको बना लेंगे, फिर अंत में 3 अवयव थे, तीनों को हमने ले लिया। तो ये सभी उपसमुच्चय। ऐसे ही जो इसका सी है पार्ट, उसमें देखिए जो डी के उप समुच्चय, तो पहले लिखेंगे फाई, फिर इसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित है तो इसलिए ये हो जाएगा डी। ये हमारा आ गया। ये जो लिखा हुआ है फाई, ये सभी का उपसमुच्चय होता है, और जो ये समुच्चय लिखा था उसमें केवल एक ही अवयव था, इसलिए हमने एक ही अवयव लेकर एक समुच्चय बना दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, इसमें समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 8, और यहाँ पर कितनी है? 2। तो उप समुच्चयों की संख्या समुच्चय के अवयवों की संख्या पर निर्भर करती है कि n अवयवों में के n अवयवों के समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n, और n की वैल्यू रखते जाएंगे, संख्या ज्ञात होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय A दिया गया है, a, b, c, ये समुच्चय A के अवयव दिए गए, तो A का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। घात समुच्चय में लिखना, उप समुच्चय के बाद हमने घात समुच्चय पढ़ाया था। तो घात समुच्चय, पावर सेट, इसको समझते हैं ये होता क्या है। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता। कोई भी समुच्चय हो उसके उप समुच्चयों का समुच्चय जो होगा वो घात समुच्चय कहलाएगा। तो ये आएगा a बराबर a b c, ये हो जाएगा। अब इसके उप समुच्चय हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे समुच्चय a के उप समुच्चय,
पहले इसके हम उप समुच्चय लिख लेंगे निम्नलिखित। तो यहां पर सबसे पहले फाई लिखेंगे, इसके बाद एक एक अवयव लिया जाएगा, इसका ए होगा, फिर दूसरे अवयव से दूसरा समुच्चय बनाएंगे, तीसरे से तीसरा समुच्चय बनाएंगे, फिर दो दो अवयवों को ले लिया जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, बी कॉमा सी हो जाएगा और सी कॉमा ए हो जाएगा। दो दो अवयव ले लिए और इसके बाद तीनों अवयव ले लिए। ये इसके हमने लिख लिए उप समुच्चय, जिनकी संख्या कितनी है 2 की पावर n सूत्र से 2 की पावर 3 लिख देंगे, 8 हो जाएगी। यहां पर Pa लिखेंगे तो इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए का घात समुच्चय Pa से लिखा जाएगा। और जितने भी उप समुच्चय हैं इसी के अंतर्गत लिख दीजिए। फाई आ गया, फिर ए मंझले ब्रैकेट के अंदर ये समुच्चय ये भी आ गया, ये सी ये भी हो गया और ए कॉमा बी ये भी हो गया, बी कॉमा सी ये भी हो गया, सी कॉमा ए ये भी हो गया और ये हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। ये है, ये हमारा है घात समुच्चय। अब यदि ये कह दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट जो घात समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही अवयव की संख्या होगी। 2 की पावर n, n क्या है समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है 3, तो ये कितने आ जाएंगे 8। तो यदि कभी ये पूछ ले कि घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, तो ध्यान रहे कि उप समुच्चयों की जितनी संख्या होगी, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय जितने होंगे उतने ही घात समुच्चय में अवयव उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ पर 8 जो आया है कैलकुलेशन करके 2 की पावर n सूत्र से हमने निकाला है, तो ये है उप समुच्चयों की संख्या, किसी n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती। n क्या है उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या है, तो n का मान 3 रख देंगे, 8 आएगा। इसके अंतर्गत कितने अवयव हैं 8 ही अवयव इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। इस तरह से हम पावर सेट निकालते हैं।